हेलो। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले कि प्राइस सेटिंग क्या होता है। इसको हम थोड़ा समझते हैं ध्यान से, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी हो जाएगी। वैसे इतना कोई इम्पोर्टेंट डेप्थ वाला टॉपिक है नहीं ये। एक पैटर्न है जो प्राइस एक्शन या फिर कह लो आपके आईपीओ के टाइम में काम आता है ये चीज। तो चलो, अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि भैया एक शेयर जो होगा उसकी प्राइस क्या होगी, एक शेयर की जो प्राइस है वो कितनी होगी, ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्राइस सेटिंग बोलते हैं। और ये सबसे पहले हमें कब देखने को मिलती है, आईपीओ के टाइम देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि आप क्या करते हो जी, कंपनी की 100% जो ओनरशिप है वो क्या करते हो, ओन करते हो। ठीक है, 100% जो ओनरशिप है आपके पास है। ठीक है, आपने क्या किया, उसका आपने शेयर मार्केट में उसको आपने लॉन्च करना है। तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाना होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आप जाओगे, उसको हम अंडर राइटर भी बोल देते हैं। अंडर राइटर जो आपकी जो कंपनी है आपकी, उसकी क्या करके देंगे आपको, मार्केट में क्या एक्चुअल में उसकी वैल्यू, आपके टोटल एसेट्स कितने, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, उन सबको प्लस माइनस करके आपकी जो टोटल वर्थ है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करके आपको सब बता देंगे कि आपकी जो अभी जो एमबी है यानी कि मार्केट वैल्यू या फिर कह लो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो कितनी है। ठीक है, उसमें क्या होगा, मान के चलो कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी की जो टोटल एमबी है, मार्केट की जो वैल्यू है मार्केट में, उसकी वैल्यू बनी आपकी 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू बनी। तो 10 करोड़ रुपए की जब वैल्यू बनेगी, तो वो वैल्यू बनने के बाद उस आपने उस कंपनी का सोचा कि मैं इसके 50% शेयर जो है वो क्या कर दूं, सेल कर दूं। तो 50% शेयर सेल कर दूं। तो अभी ये आपके पास होगा कि अगर मैं एक व्यक्ति से पैसे ले रहा हूं तो उस एक व्यक्ति से मैं कितने पैसे चार्ज करूं, है ना। अगर मैं किसी एक पर्सन से पैसे ले रहा हूं अपने शेयर बेचने के लिए, तो उस एक पर्सन से मैं कितने शेयर पे वो डील करूं, कितने प्राइस पे वो डील करूं, उसको हम बोल देते हैं प्राइस सेटिंग। तो इस केस में क्या होगा कि मान लो आपने क्या किया है, उस जो आपके वो शेयर है, ठीक है, वो 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने बेची। तो इस हिसाब से जो आपका फिक्स प्राइस पे जो कैलकुलेशन बढ़ेगी, वो आपको 5 करोड़ की आपको फंडिंग की जरूरत है ना। देखो, अब 10 करोड़ थे, उसका 50% आपको चाहिए, आपने 50% क्या कर दिया, सेल कर दिया। 50% आपने सेल कर दिया, तो 50% के ऊपर आप कितने पैसे बनेंगे जी, 5 करोड़ रुपया बनेगा। तो 5 करोड़ पे आपको ये सोच चाहिए कि मैं हर एक जो शेयर बेचूंगा वो क्या होगा, हर एक पर्सन के पास कितने शेयर जाएंगे जी, 200 रुपए के लिए एक शेयर जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया जी, फिक्स प्राइस कर दिया। अब ये चीज जो है, ये दो तरीके के शेयर होते हैं। एक तो होते हैं फिक्स प्राइस, एक होते हैं जी बुक बिल्ट इशू। जब फर्स्ट टाइम एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो ये दो चीजों का वो ध्यान रख सकती है। एक तो होता है जी फिक्स प्राइस वाला, एक होता है बिग बुक बिल्ड इशू। इसमें क्या होता है कि जब जो फिक्स प्राइस होता है, ठीक है, तो फिक्स प्राइस में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर जो होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं, ठीक है, उसको हम एक फिक्स प्राइस से डिवाइड करते हैं। वहां से हमें क्या मिल जाता है जी, नंबर ऑफ शेयर्स आपके टोटल कितने होंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास 5 करोड़ आपने शेयर, 5 करोड़ की वर्थ के आप क्या कर रहे हो, शेयर बेच रहे हो। तो उस हिसाब से अगर 200 रुपये आप एक शेयर का प्राइस रख रहे हो, तो आपके जो शेयर होंगे वो कितने के होंगे। तो इसको गिन लेते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स। और आई होप ये ठीक है। ओके, ऑल गुड। तो अभी जो आपके नंबर ऑफ शेयर होंगे, कि अगर आप 200 रुपए का एक शेयर बेचोगे तो आपको 5 करोड़ रुपए मिले, तो आपको कितने शेयर बेचने पड़ेंगे ये अपनी कंपनी के। ठीक है,
इसको भी अपने हाफ कर दिया तो ये आपके पास जो कैलकुलेशन बनी ये बनी जी 250,000 एंड 0। तो ये आपके बन गए जी 2.5 लाख शेयर इन टोटल। तो आपको 2.5 लाख शेयर बेचने पड़ेंगे और वो 2.5 लाख शेयर जब आपके बिक जाएंगे तब आपके पास क्या हो जाएगी 5 करोड़ रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे। और उसमें आपका क्या चला गया 50% आपकी जो ओनरशिप है वो चली गई। ठीक है। अब होता है जी बुक बिल्ट इशू। अब इसमें आपने क्या किया, इस चीज को ये वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कई कई जने काफी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने क्या लगाई इसमें, एक बोली लगाई, एक बिड लगाई आपकी प्राइस की, कई कहा कि भैया हमारा जो शेयर है वो 200 से लेके 220 रुपए तक बिक जाएगा। ठीक है, 200 से लेके 220 रुपए तक पर शेयर बिक जाएगा। तो इसमें चार तरीके के लोग होंगे। पर्सन ए वो होगा जो सोचेगा कि मैं तो बिड लगाऊंगा आईपीओ में, मैं तो इतने पे ही खरीदूंगा। वो सोचेगा कि मैं कम से कम प्राइस पे कितने शेयर खरीद लूंगा, 10 शेयर खरीद लूंगा। तो 200 × 10 कितने प्राइस के पड़े उसको, 2,000 रुपए के पड़ गए। पर्सन बी जो आपका है वो क्या सोचता है कि मैं तो, मेरे को तो ये शेयर चाहिए भाई, मैं तो इसको 220 जो कि हाईएस्ट इसका प्राइस कंपनी ने बोला कि मैक्सिमम इस प्राइस पे हम इस शेयर को बेचेंगे, एक शेयर को उस प्राइस पे खरीदूंगा। ये क्या कर लेगा भैया, ये कर लेगा फिर से, ये भी अपने मान लो 10 शेयर अपने खरीद लेगा, या फिर 10 कह लो, या फिर कह लो 100 शेयर खरीद लेगा, है ना, जित वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मान लो इसके पास कितने पैसे इसने अपने दे दिए, तकरीबन तकरीबन 22,000 रुपए। अब पर्सन सी वो सोचता है, एक इंसान है जो सोचता है कि यार मेरे को तो ना तो कम से कम में खरीदूं, मैं प्राइस में 205 रुपए के प्राइस पे इस शेयर को खरीद लूं, है ना। तो 205 × 10 उसने करे तो उसके जो शेयर की जो प्राइस बनी, जो उससे इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, ठीक है, वो कितने की आने वाली थी, 2,050 रुपए की। अब एक लास्ट में पर्सन बचता है जी डी। वो सोचता है कि यार मैं तो ऐसे करता हूँ, इन दोनों प्राइस के बीच वाला जो प्राइस है वो देख लेता हूँ और उसके कुछ शेयर खरीद लेता हूँ। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो ये हाईएस्ट वाले हैं प्राइस वाले, ठीक है, ये दो प्राइस हैं हाईएस्ट वाले, ये पहले इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो इन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया है कि हाँ कि मुझे शेयर मिल जाए, तो इसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, इसका जो शेयर होगा इसको मिल जाएंगे 100 शेयर, फिर इसके शेयर एग्जीक्यूट होंगे, और फिर किसके शेयर एग्जीक्यूट होंगे जी, लास्ट में इसके, और फिर लास्ट में इसके। तो प्रायोरिटी वाली लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्रायोरिटी में पहले सबसे पहले किसको शेयर मिलेंगे आपके, 1 इसको, फिर किसको शेयर मिलेंगे, इसको शेयर दिए जाएंगे कंपनी की दोबारा, फिर थर्ड नंबर पे इसको, एंड फोर्थ नंबर पे इस वाले शेयर की क्या होगी, सेलिंग होगी। ठीक है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भैया यहां से ये वाले पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जो शेयर यहाँ पे होते हैं वो क्या होते हैं, हाईएस्ट टू क्या होते हैं, लोएस्ट होते हैं, कि जो हाईएस्ट प्राइस पे करेगा उसको शेयर मिल जाएंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है। उसके बाद एक चीज और है कि व्हेन 5 करोड़ इज कलेक्टेड, जब 5 करोड़ रुपया कलेक्ट हो जाएगा, एंड उसमें से क्या है होगा जी 2.5 करोड़ की वर्थ के शेयर जो होंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से मान के चलो कि जैसे जैसे 5 करोड़ रुपया आपका कलेक्ट हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपकी जो शेयर की जो नंबरिंग होगी वो भी क्या आती जाएगी, डिक्रीज होगी। वैसे तो कितने शेयर बनाए थे हमने, ये शेयर बनाए थे, है ना, 200 रुपए फिक्स पे। अब हाईएस्ट शेयर के हिसाब से मान के चलो कि जो लास्ट शेयर है आपका वो 208 है। अब देखो ये जो इतने प्राइस, मैंने तो ये 4 प्राइस रखे थे, ठीक है, 4 प्राइस से कुछ भी प्राइस हो सकता है, 208 भी हो सकता है, 209 भी हो सकता है, 201 भी हो सकता है। ठीक है, 201 एक दो तीन से लेके कुछ भी हो सकता है। और ये प्राइस तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तरीके से लिया था, प्राइस और भी कुछ हो सकता है। ठीक है। तो जो लास्ट शेयर का प्राइस होगा वो, जो सबसे लोएस्ट वाला प्राइस होगा वो एग्जीक्यूट लास्ट पे होगा। ठीक है।
तो ये यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है। और उसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जेपी मॉर्गन क्या है जी? एक अंडर राइटर है जो कंपनीज की वैल्यू करती है। अब तो वो स्टॉक मार्केट में भी काफी ज्यादा एक्टिव है। मेरलिन कुछ नाम है कंपनीज के, वो भी क्या करती है? अंडर राइटिंग का काम करती है और कंपनीज के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इस सीरीज के बाद आपको जो शेयर मार्केट की जो लिस्टिंग होती है कि कौन सी कंपनी है ना शेयर मार्केट पे एग्जिस्ट करती है, वो आपको कहाँ पे जाना है, चेक करना है। एक वेबसाइट है बीएससी की, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है बीएससी में, एनएससी में कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो आपको जाना है। कहाँ पे जाना है जी? screener.in पे जाओ, वहां पे चेक करो। एक और अच्छी वेबसाइट है टिकर टेप, वो भी आपने विजिट करनी है। उसका भी हम एक ट्यूटोरियल डालेंगे कि टिकर टेप में हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सारे हमारे, मैं सोच रहा हूँ कि सारी थियरी कवर करने के बाद सारा कुछ प्रैक्टिकली कर, एक एक कंपनी, जितनी भी कंपनी की हम लिस्ट है ना, उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ बैठ के। एक अच्छा डेटा एनालिस्ट की तरह हम काम करेंगे ताकि हमारी जो मार्केट में समझ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये आप दोनों वेबसाइट विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है स्टॉक एनालिसिस के लिए। उसके बाद होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बड़ा फेमस वर्ड है ये, बड़े फेमस थ्री गोल्डन वर्ड्स हैं, थ्री गोल्डन वर्ड्स। और किसके द्वारा हैं जी ये? वॉरेन बफेट। अब अगर आप इनको नहीं जानते तो प्लीज इनके बारे में पढ़िए, इनको समझने की कोशिश करें। ये वर्ल्ड्स बेस्ट क्या है? इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर तो नहीं बोल सकते, बेस्ट इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने सिर्फ जो अपनी वेल्थ है, मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ जो है इन्होंने इन्वेस्टिंग से ही बनाई है। तो ये है अपने वॉरेन बफेट। ठीक है, जो इनके लिए थ्री गोल्डन वर्ड्स हैं, ये क्या है? इसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है कि मान लो आपका जो प्राइस है वो ऐसे ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस 208 रुपए था उस शेयर का, यहाँ पे 230, यहाँ पे 209 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है कि आपको असली जो वैल्यू थे आईबी, उस कंपनी की जो असली वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, उस शेयर की असली वैल्यू, उसको समझना होता है। यही जो होता है वो होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उससे पहले थोड़ी और हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है जी आपका करंट ट्रेंड। जब भी आप टिकर टेप पे या फिर किसी भी चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा जी? मार्केट में जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिख रही होगी, उसको हम बोलते हैं करंट ट्रेंड या फिर मार्केट वैल्यू। कई बार ये आपने देखा होगा कि आपने कोई शेयर सर्च किया रिलायंस जैसे कि गूगल पे, तो गूगल पे सर्च करने के बाद उसकी वैल्यू आ रही होगी 330 कुछ, उस पे दो साइन होंगे, या तो ऐसे वाला यानी कि अप जा रहा है ना, ये वाला साइन, या फिर ये डाउन वाला साइन। ठीक है, जो दिखा रहा होगा कि पिछले दिन से या फिर इतने टाइम से जो प्राइस है वो डाउन गया है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है, ये अब उस टाइम के प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है उस शेयर की, वो होती है। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू के लिए आपके लिए ये एक सबक है कि मार्केट वैल्यू इज हाईली डिसीविंग। मार्केट वैल्यू इज हाईली, क्या होती है ये? हाईली डिसीविंग होती है। और इस वैल्यू से आप क्या कर सकते हो? रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रॉन्ग आपने जो चूजिंग करने वाले हो वो रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, किस चीज का कंसेप्ट पढ़ समझना पड़ेगा जी? इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इसको हम शॉर्ट में आईबी भी बोल देते हैं। जो क्या होती है, जिसकी स्टॉक की रियल वैल्यू है
अब मान लो ये कैसे, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जिस वैल्यू को हम क्या करते हैं, खुद से समझते हैं कि अच्छा ये वैल्यू है। ये आपकी परसेप्शन पे के बेसिस पे हो सकती है, या फिर आपने फाइनेंशियल एनालिसिस किया, वहां पे भी आप इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं। अब मान लो कि कुछ लोग हैं, वो उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए बिड्स लगा रहे थे, ठीक है, इशू के टाइम। तो क्या आता है, कोई 201 रुपए, 211, कोई 225 रुपए पे बिड मार रहा है, ठीक है। ये प्राइमरी में भी एग्जिस्ट कर सकती है ये चीज, बिडिंग वाली। और सेकेंडरी मार्केट में तो होता ही यही है कि जो प्राइस पे आप शेयर की बिड डालोगे कि भैया मेरे को तो इतनी शेयर की प्राइस पे ये बेचना है, तो वहां पे कोई आपका बायर आ जाएगा जो इस प्राइस पे खरीदना चाहता होगा, वो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो ये वर्क करता रहता है। मान लो कि ये वाले प्राइसेस पे बिड चल रही होती है, ठीक है, आईपीओ के टाइम 200, फिर कभी प्राइस गया 230 भी चला जाएगा, 232 भी चला जाएगा, और 238 भी चला जाएगा। किस बेसिस पे? सिर्फ एक न्यूज की वजह से, कि न्यूज में उस शेयर की जो हाइप है वो सबसे ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। लोग उस शेयर को खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये जो ये वाला बिडिंग वाला सिस्टम होता है ना, इसी वजह से ही उस कंपनी को मैक्सिमम जो शेयर का प्राइस होता है वो अच्छा मिल जाता है पर शेयर के हिसाब से। और उसके बाद क्या होता है जी, आपकी जो न्यूज है ना, न्यूज से क्या होगा, मार्केट वैल्यू क्या होगी, अप जाएगी। तो और अप जाने के बाद उसमें क्या होंगे, वो शेयर अच्छे दाम पे बिक जाएंगे, ठीक है। तो जो अगली बार जो प्राइस आएगा वो कहाँ से शुरू होगा जी, 238 पे प्राइस शुरू हुआ, क्योंकि ये हमारा लास्ट प्राइस था। तो ये इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर का एक तो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, कि अच्छा अच्छा, अब कोई भी कंपनी आईपीओ कर रही है, ठीक है, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो गुड और एक बैड। बैड में क्या होता है कि वो मान लो वो आईपीओ फेल हो गया, एक कंपनी ने सोचा कि मैं अपने शेयर बेचूं, पर उसको कोई खरीदने ही नहीं आया भाई, प्राइस ओवर हाइप था, लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। पर जब एक न्यूज की वजह से उस शेयर में हाइप बढ़ती है, लोग उसको और खरीदने की तरफ बढ़ते हैं, सोचते हैं कि यार मैं तो ये शेयर खरीदूं। फिर ये खरीदने के चक्कर में वो क्या करते हैं, उस शेयर को खरीद लेते हैं और उससे कंपनी को पैसा मिलता है। तो इसी इस ये सब किसकी वजह से हुआ, एक न्यूज की वजह से। वो न्यूज क्या बताती थी, एमबी, मार्केट में जो अभी का जो करंट वैल्यू है वो आपने देख लिया, आपने ये नहीं सोचा कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब इसीलिए आपको एमबी से बच के रहना है। और कुछ चीजें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, अब मान लो कि ये शेयर है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे प्राइस जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे आके ये कम गया, सबसे कम यहाँ पे 950 गया, ठीक है। अब ये जो है, इस शेयर की क्या है, एमबी थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे जो प्राइस चल रहा होगा वो भी एमबी था, ठीक है। आपने देखा कि अच्छा भैया ये प्राइस चल रहा है, अच्छा ये प्राइस चल रहा है, आपने प्रॉपरली उस चीज पे क्या करी, रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद उस चीज को प्रॉपरली समझा पूरा ध्यान से, है ना। फिर आपको पता चला कि यार ये जो प्राइस है, यहाँ पे ये प्राइस है, ये तो है ही नहीं, असल प्राइस तो नीचे जाएगा। आपने नीचे का सेल इनपुट कर दिया, और जो एक्चुअल ट्रेडर होंगे वो भी जब इस चीज को हिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से प्रॉफिट होगा शॉर्ट सेलिंग से। और जब प्राइस आप यहाँ से ऊपर की तरफ वो करोगे तब आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा, कि ये आपको एक्चुअल रियल वैल्यू पता है, ठीक है। इसको भी हम एक दो केस स्टडी से या फिर कह लो एक दो कैलकुलेशन की मदद से समझ लेते हैं। तो जो एमबी होगी वो क्या होगा, कि सेम ऐसे एक ग्राफ है, आपने देखा कि यार 1950 रुपीज है ना, 1950 पे ये शेयर मिल रहा था भाई, मेरे जो शेयर है इसकी जो वैल्यू है ना भाई वो और ऊपर जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ ही रहा है। आपने एनालिसिस करा ही नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों गया था भाई। अब यहाँ आपने फिर ऑर्डर प्लेस कर देना बहुत हाईएस्ट, है ना, या फिर हो सकता है चलो
हो सकता है आप यहाँ पे कर दो, क्या आपने सोचा कि ये हाईएस्ट गया था, ये टच करेगा, वो होगा। आप मतलब एक कह लो कि एक नॉलेज, आधी अधूरी नॉलेज लेके जब आप एक शेयर को, एक स्टॉक को है ना एनालिसिस उसका कर रहे हो, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हो, फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं देख रहे हो, तब हो सकता है कि आपके जो चांसेस है वो हो काफी ज्यादा खराब हो जाए, या फिर आप टिप्स पे ट्रेड करते हो, वो भी आपके लिए काफी एक गलत साबित हो सकती है चीज। तो ये चीज से आपने बचना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसको हमने कैलकुलेट करना सीखना है, वो लेक्चर 5 में हम सीखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, हम केस 1 को डिस्कस करते हैं थोड़ा नंबर्स के रूप में, कि जो एमबी थी, ठीक है, मार्केट वैल्यू थी 1950 थी, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना चाहिए था, सेल करना चाहिए था, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी, 910 थी, ठीक है, असल में ये वैल्यू थी। तो आपको पता था कि अभी मार्केट जो है नीचे आएगा, अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करके रखी थी। अब केस 2 क्या है, मार्केट वैल्यू जो पिछले टाइम में थी यहाँ पे 1860 या फिर 1870 है ना, ये थी, पर उसकी आपने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी कि भैया ये तो 1910 रुपए का है। लोगों लोगों ने इस शेयर की जो अभी का प्राइस है इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करी नहीं, इस कंपनी की फाउंडेशन का किसी ने पता करा ही नहीं कि ये जो कंपनी है आगे बहुत ग्रोथ करने वाली है। अभी हम एआई की अगर बात कर ले, तो आज के टाइम, जो आज का साल है ना, आज के दिनों में जो शेयर मार्केट में कह लो या फिर ओवरऑल भी कंपनी के ट्रेंड की बात करें, तो जो एआई कंपनीज हैं भाई वो बहुत बूम पे हैं। पर इस आज के दिन है ना, इससे पहले लोगों को लगता था क्या एआई बनाएगी, तो पॉसिबल नहीं। मेरा इवन एक फ्रेंड भी था जो क्वेश्चन करता था मेरे से कि यार कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, कोई ऐसी एआई नहीं बन सकता, जब हम स्कूल में थे, छोटे थे, ठीक है, कि जो मेरे हर एक क्वेश्चन का जवाब दे, है ना। तो अभी के टाइम पे क्या चीज चल रही है आप उसको नहीं देख सकते, आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू को पता करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं आईवी या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इस केस में आपको पता था कि यार असल वैल्यू तो ये है, यानी कि ये जो शेयर है अप जा सकता है। तो यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी देखी, आपने क्या किया, बाय का जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर दिया, आपने उस शेयर को सस्ते में खरीद लिया, यानी कि इस प्राइस पे आपको मिला, आपको पता है कि यहाँ पे ये जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया आपके शेयर पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सारा कंसेप्ट कि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू को देखना है, इसी को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये सारा प्रिंसिपल कौन यूज करता है, वॉरेन बफेट, ठीक है। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे बड़ा ध्यान देते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि कोई जो शेयर की वैल्यू अंडर वैल्यू तो नहीं है, यानी कि जो उसकी असल वैल्यू है उससे कम तो नहीं है, उसको वो बाय कर लेते हैं वो, और जब वो एक्चुअल में फटता है, उसमें ग्रोथ आती है, तो उनको प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट आईबी, तो ये कितने तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो भाई पर्सनल परसेप्शन है कि आपको किसी एक सेक्टर में काफी इंटरेस्ट है, पेट्रोलियम में, बैंक में, आप उनको डेली बेसिस पे एनालिसिस करते रहते हो, आप न्यूज बड़ी सुनते हो कि अभी क्या हो सकता है ना। जब आप ये सब चीजें देखते रहते हो तो अब आपको पता चलता है कि ओके, तो ये शेयर अभी जा सकता है। ये तो हो गया पर्सनल परसेप्शन। अब फिर आता है कंपैरिजन करना किसी और कंपनी से, फिर आता है कंपैरिजन विद अदर क्लासेस, और चीजों के साथ आप उसको कंपेयर करते हो कि ये शेयर की जगह मैं कोई और ना खरीद लूं, ठीक है। फिर आता है जी आपका लास्ट वाला, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला सिस्टम। इसको भी हम समझेंगे कि ये क्या होता है विद फॉर्मूलाज। बड़ा इजी है कंसेप्ट ये तो वैसे। तो बस आज के इस वाले लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। और ZX ट्रेडर अपना यूट्यूब चैनल है, प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उस पे एक ऐसा कोर्स आने वाला है लेवल 3 का, जो मतलब बहुत अच्छा होने वाला है, लिटरली बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो चलो, ठीक है, टेक केयर।